लास्ट क्लास में हमने पढ़ना सीखा था मोल कंसेप्ट के बारे में। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन में पहले तो मोल कंसेप्ट होता क्या है भाई? मोल कंसेप्ट है कि जो अवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 × 10⁻23 के बराबर अगर कहीं पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं तो उसे अपन एक मोल कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन मोल। ये बात क्लियर है? उसके बाद में अगर मान लो अलग अलग तरह के हमें क्वांटिटीज दे रखी है। हाँ, सुबह ही रखेंगे। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है और उससे मोल में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? अवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देते हैं। मोलर मास से डिवाइड कब करते हैं? जब गिवन वेट ग्राम में दे रखा हो। और अगर मान लो वॉल्यूम दे रखा हो तो हम जो मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मोल कंसेप्ट के लिए एक जो चार्ट होता है उससे अपन को ध्यान में रखना है। और फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन था कि 120 ग्राम अगर CO3-2 को के लिए बात करें। क्वेश्चन था फॉर 120 ग्राम CO3-2, इसके लिए अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना था? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। नंबर ऑफ CO3 2 माइनस आयन, है ना? 120 ग्राम CO3-2 लिया। इसके लिए अपन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला तो मैं ये सवाल वापस रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला तो नंबर ऑफ CO3-2 आयंस, पहला तो ये सवाल था। दूसरा में कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, दूसरा में कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तीसरा में कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि इस सैंपल में ऑक्सीजन एटम्स क्या होंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन था इसमें टोटल चार्ज ऑन सैंपल, टोटल चार्ज ऑन सैंपल। ये जो 120 ग्राम का सैंपल है इस पे ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये भी हमें कैलकुलेट करना था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 120 ग्राम जो सैंपल है इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। छठा क्वेश्चन ये भी था हमारा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सातवां क्वेश्चन था कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और लास्ट क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो नाइन्थ जो अपना एट्थ क्वेश्चन था इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इतने सारे क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब हमें ढूंढने हैं। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आप अपना आंसर भी शेयर कर सकते हो। सॉल्यूशन में सबसे पहला आंसर देखते हैं कितना आया। सबसे पहला आंसर निकालना है नंबर ऑफ CO3 2 माइनस आयन। तो नंबर ऑफ CO3 2 माइनस आयन निकालना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स में बदलना होगा। ये जो सैंपल दे रखा है उसको नंबर ऑफ मोल्स में बदलना है, क्योंकि देखो ग्राम में दे रखा है और संख्या में जाना है तो मोल के थ्रू ही जाना होगा, है ना? पहले तो मोल में बदलो और मोल से बदलने के बाद में संख्या में बदल दो। तो CO3-2 का मोलर मास क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो मोलर मास अगर देखें, मोलर मास किसका? CO3-2 का। तो मोलर द्रव्यमान कितना है? कार्बन का तो हो गया 12 ग्राम और ऑक्सीजन का हो गया 16 × 3 यानी कि 48। तो ये आ जाता है 60 ग्राम। तो यहाँ पे 60 ग्राम क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। किसका आ जाएगा? CO3-2 का मोलर मास आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? 12 + 48 गिव्स 68 ग्राम। अब आप पूछोगे कि सर ये -2 जो ऊपर वैलेंसी है, क्या उसका कोई यहाँ पे रोल है? यहाँ पे देखो -2 जो है इसका मतलब क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखे हैं।
तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल मानते हैं उसे। तो इलेक्ट्रॉनों के मास को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, केवल हम CO3 जो है जिसमें एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन एटम मौजूद है इस एक आयन को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, हम केवल उन्हीं के ही मोलर मास को इंक्लूड करेंगे हमारे ओवरऑल मोलर मास को निकालने के लिए। तो अपना ओवरऑल मोलर मास कितना आ गया, 12 + 48 यानी कि 60 ग्राम हमारा मोलर मास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या किसकी होगी, CO3 - 2 की। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, तो इससे आ जाएगा 2 मोल। यानी कि ये जो 120 ग्राम सैंपल है उसमें CO3 - 2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 2 मोल्स हो गए। अब पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ CO3 - 2 आयंस, कि CO3 - 2 के आयंस की संख्या कितनी है। तो देखो CO3 - 2 आयंस की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें मोल्स दे रखा हो, मोल से अगर हमें नंबर ऑफ आयंस निकालने हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आवोगैड्रो संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ CO3 - 2 यानी कि जो CO3 - 2 आयंस उनकी संख्या निकालनी है, तो 2 मोल है, हमें पता है कि एक मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसमें हम 2 में 6.02 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23, या फिर ये इक्वल टू हो जाएगा 1.204 इंटू 10⁻24 आयंस। तो ये 120 ग्राम जो हमारा CO3 - 2 सैंपल है उसमें एक्चुअल में CO3 - 2 आयंस कितने मौजूद हैं, ये मौजूद हैं 1.20 इंटू 10⁻204 इंटू 10⁻24 आयंस मौजूद हैं 120 ग्राम सैंपल में। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो एक जो CO3 - 2 है, एक जो CO3 - 2 है, इसको बनाने के लिए, ये जो CO3 - 2 है इसकी बात कर रहे हैं अपन, इसे अगर प्रिपेयर किया जाए, इसे बनाया जाए, तो इसको बनाने के लिए कार्बन कितने खर्च होते हैं, यहाँ पे एक कार्बन खर्च होता है, एक CO3 - 2 अगर बनाना है, एक CO3 - 2 बनाना है तो एक कार्बन खर्च होता है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन खर्च हो जाते हैं। एक तो कार्बन खर्च होता है और 3 ऑक्सीजन खर्च होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, इतने जो हमारे CO3 - 2 आयंस हैं, इतने आयंस को बनाने के लिए कार्बन तो इतने ही खर्च होंगे, लेकिन ऑक्सीजन क्या होंगे, इससे 3 गुना संख्या में खर्च हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर देखें, नंबर ऑफ कार्बन तो कितने हो जाएंगे, इतने ही आ जाएंगे, जो कार्बन की संख्या है वो तो इतनी होगी, क्योंकि इसको एक को बनाने में एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन को बनाने में सॉरी इसको एक CO3 - 2 को बनाने में एक कार्बन खर्च होता है और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन खर्च होते हैं। तो कार्बन तो इतने ही लगेंगे, यानी कि 1.204 इंटू 10⁻24 ही लग जाएंगे। ये कार्बन की संख्या का आंसर आ गया। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 3 गुना खर्च होंगे, यानी कि 3 इंटू 1.204 इंटू 10⁻24। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 263.612 इंटू 10⁻24। तो इतने ऑक्सीजन यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए, क्योंकि एक CO3 को बनाने के लिए एक तो कार्बन खर्च होता है और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन खर्च होते हैं। तो इतने कितने, हमने 120 ग्राम का जो सैंपल है उस सैंपल में नंबर ऑफ CO3 - 2 कितने आए हैं, 1.204 इंटू 10⁻24 आए हैं। तो इतनों को बनाने के लिए कार्बन तो इतने ही खर्च होंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो इसकी 3 गुना संख्या में खर्च यहाँ पे हो जाएंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट है टोटल चार्ज ऑन सैंपल, कि जो सैंपल है हमारा ये CO3 - 2, इस पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। अब देखो एक जो CO3 - 2 है, एक CO3 - 2 पे कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज है। एक CO3 - 2 जो है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, तभी तो इस पे -2 चार्ज आया है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पे चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, यानी कि माइनस का होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे।
तो 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक CO3 माइनस 2 पे चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस में 19 कूलम। तो ये कितना, ये चार्ज किस पे है, एक जो CO3 माइनस 2 का हमारा आयन है, उस आयन पे एक पे जो कूलम में चार्ज मौजूद है, ये उसकी वैल्यू है, ये माइनस में 3.2 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 19 कूलम। अब ये तो एक पे आई है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 1.204 इन 10⁻24 आयन्स हैं। तो एक पे इतना है, तो इतनों पे कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका टोटल चार्ज वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू है, टोटल चार्ज की वैल्यू ये आ जाएगी, एक पे तो है इतना, तो इतनों पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.204 इंटू 10⁻24 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस में 3.2 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 19 कूलम का। तो इससे हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से फाइनल वैल्यू आ जाएगी, 24 में से 19 गया तो ये तो हो जाएगा 6, 24 में से 19 गया, ये 6 हो जाएगा प्लस का, और 1.204 को अगर मैं 1.204 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3.2 से, तो ये आता है 3.85, ये आ जाएगा माइनस का 3.85 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ये इतना चार्ज यहाँ पे इस सैंपल में मौजूद है, इस सैंपल के ऊपर मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ रिपीट कूलम करना। होता है। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे CO3 माइनस 2 जो है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो एक CO3 माइनस 2 के ऊपर जो चार्ज है एक्चुअल में कितना है, माइनस में ट्वाइस इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है कूलम में, उसकी वैल्यू है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही टाइनी सा, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस CO3 माइनस 2 के ऊपर क्या बैठे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज कितना आ जाएगा इतना चार्ज आ गया, ठीक है। तो एक जो आयन है CO3 माइनस 2 का, उस पर इतना चार्ज है। तो ये इतने जो हमने निकाली है संख्या 1.204 इंटू 10⁻24 आयन्स, जैसे मैं बात करूं कि एक बच्चे के पास 10 रुपए है, तो 20 बच्चों के पास कितने होंगे, तो 20 इंटू 10 करोगे तो 200 रुपये आ जाएंगे। तो वैसे ही एक CO3 माइनस 2 के पास चार्ज जो है वो माइनस में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो मेरे पास 1.204 इंटू 10⁻24 आयन्स हैं, तो उन पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो टोटल चार्ज आ जाएगा माइनस में 3.85 इंटू 10⁻6 कूलम। ये आंसर आ जाएगा टोटल चार्ज ऑन सैंपल के। सर वो 10⁻5 नहीं होगा क्या? 24 में से 19 गया, बिल्कुल 10 हाँ टू सर। 5 आ जाएगा, बिल्कुल 5 आ जाएगा। 24 में से 19 गया 5। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो कितने हैं। अब देखो थोड़ा सा हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ मिनस शेल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इस CO3 माइनस 2 को थोड़ा इसका एक्सरे कर देते हैं, इसका चीरफाड़ कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक तो कार्बन मौजूद है और 3 ऑक्सीजन मौजूद है। इसमें 3 क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होता है 1s2 2s2 2p2, और है ना। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 6 नंबर पे आता है कार्बन, तो 1s2 2s2 2p2 होता है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 और 2p4। ऑक्सीजन, 2p4 सर। है ना, 2p4 हो जाता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन तो एक कार्बन के पास है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है और 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कार्बन के पास है। यानी कि मैं इस पूरे CO3 माइनस 2 की बात करूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से आ रहे हैं, कार्बन से आ रहे हैं, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ 14 से आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन से आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन है सर। दो इलेक्ट्रॉन ऊपर और बैठे हैं,
2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और बैठे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 32 सर, ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन 32 हो जाएंगे। यानी कि एक CO3 माइनस टू आयन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 32 इलेक्ट्रॉन है, उससे वो मिलके बना हुआ है। अब हमारे पास जो हमने लास्ट जो ये कैलकुलेशंस की थी, हमने नंबर ऑफ कितने आयंस निकाले थे? 1.204 इन 10^24 आयंस निकाले थे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक के पास है 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास टोटल आयंस कितने हैं? हमारे पास एक आयन थोड़ी ना है, हमारे पास आयंस जो है 120 ग्राम सैंपल में कितने आयन है? इतने आयन है ना, 1.204 इंटू 10^24। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.204 इंटू 10^24 का मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? हमारे पास इतने आयंस है और एक के पास 32 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयंस के पास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया 1.204 इंटू 10^24, तो ये जाएगा 32 इंटू 1.204, ये आ जाएगा 38.5 38.5 सर, इंटू 528 10^24, या फिर ये आ जाएगा 3.85 इंटू 10^25 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास मौजूद होंगे किसमें? 120 ग्राम जो सैंपल होगा किसका? CO3-2 आयंस का। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई हमारी नेक्स्ट, इसमें ये आ गई 3.85 इंटू 10^25 इलेक्ट्रॉन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आ गया पांचवा आंसर। अब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये होता है आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाह्यतम कोश होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्यतम कोश। ऑक्सीजन 4 जैसे बाह्यतम कोश में देखें तो कार्बन में बाह्यतम कोश कौन सा है? ये देखो, ये तो गया इनर शेल 1s, और ये हो गया आउटर शेल 2s। 2s और 2p ये दोनों क्या है? आउटर शेल है। तो इसमें अगर देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4 है ना। ये बात ध्यान से समझना। वैलेंस सेल होती है द आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर मौजूद होती है। तो ये बाहर है, कौन सी? सेकंड नंबर शेल जो है वो आउटर शेल हो जाएगी। तो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो कार्बन में कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए। और ये जो होती है ये कहलाती है इनर शेल। ये कहलाती है इनर शेल, जो अंदर वाली जो शेल होती है ना। अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 3 क्या हो जाती है? आउटर मोस्ट शेल हो जाती है, और जो इनर शेल होती है वो कौन सी होती है? सेकंड वाली होती है। तो उस केस में अपन 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 3s2, वो तीसरा चला जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे तक ही गए हैं, तो सेकंड नंबर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 4 इलेक्ट्रॉन। और इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कार्बन में 3 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनर शेल में है, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ऑक्सीजन में बात करें तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे वैलेंस शेल में जो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है। और इनर शेल में बात करें तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में इनर शेल के हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के। अपन को कैलकुलेट किसके करने हैं? अभी केवल वैलेंस शेल के ही ऊपर फोकस करना है। तो एक ऑक्सीजन देता है 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के। अब मैं इसमें निकालता हूँ कि ये जो CO3-2 है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन 1 CO3-2। तो देखो इसके अंदर एक CO3-2 के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो कार्बन से तो कितने मिल रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कार्बन से। एक कार्बन है तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से मिल गए। ऑक्सीजन से कितने मिल रहे हैं? ऑक्सीजन से मिल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और ऑक्सीजन कितने काम में आ रहे हैं? 3 काम में आ रहे हैं। तो 3 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो गए वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना, जो वैलेंसी जिसकी वजह से आती है ना, ये जो -2 है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं ना, इनको भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। इनको भी क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। तो ये जो वैलेंसी क्रिएट करता है, जो वैलेंसी होती है ना, कभी +2 कभी -2, तो वो भी क्या क्रिएट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही क्रिएट करता है। यानी कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस शेल के अंदर।
जो वैलेंसी है वो भी तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में ही आके जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है अगर गए तो कम कर देते और आए हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आए हैं तो हम क्या कर देंगे, जो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की जब काउंटिंग करेंगे तो जो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आ रखे हैं उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 18 और 4 22 और 2 24। हो गए। तो 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल के, किसमें, एक CO3-2 में। अगर टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कितने थे, 1.204 इंटू 10^24 है, तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 1.204 इंटू 10^24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 28 पॉइंट कितना, 28 पॉइंट 28.98 यस 28.28.89 इंटू 10^24 या फिर इसको बोल सकते हैं 2.889 इंटू 10^25 इलेक्ट्रॉन। तो इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इस सैंपल के अंदर। तो ये आ गए नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब फटाफट देखो दूसरा क्वेश्चन भी इसी का, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन में भी कितने हैं, 2 है। तो एक जो मैं CO3-2 आयंस की बात करूं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इनर शेल के, 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन 1 CO3-2 की बात करें तो कार्बन से मिल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ऑक्सीजन से, तो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में है, आई बात समझ में। एक जो CO3-2 की बात करें तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही है इनर शेल में, ये जो -2 वाला चार्ज है वो तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन में चला गया यहाँ पे, तो उसको अब कुछ नहीं करना अपन को। तो अगर टोटल निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन अगर करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक में 4 है और हमारे पास टोटल आयंस कितने हैं 1.204 इंटू 10^24, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168 और ये आ जाएगा 4.816 इंटू 10^24। तो ये आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन के लिए। आई बात समझ में, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा, ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया अपना। सर ये लास्ट वाला रिपीट करना, टोटल नंबर ऑफ इनर शेल। इनर शेल देखो, अभी देखो एक के अंदर कितने आए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आया। एक जो है ना CO3-2 आयन, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 कार्बन से आए और 2 आए अपने ऑक्सीजन से। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन तो कितने हैं, 3 है ना, 6 हाँ 6 सर, वही तो कंफ्यूज हो गए इसलिए पूछ रहा हाँ, था। तो तब आएगा सर 12.04 3 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बिल्कुल सही पहचाना, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 9.6 कितने हो जाएंगे, 9.16 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे 8, है ना, यहाँ पे 4 की बजाय हो जाएगा 8, तो इसको मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 9.63 9.63 आ जाएगा। ओके 9.63 इंटू 10^24 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये देखते हैं अब, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो CO3-2 की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन में कितने हो गए, प्रोटॉन 6 हो गए, एक कार्बन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, और एक कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, तभी तो इसका मास नंबर 12 होता है। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 रहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
वो भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। तो मैं एक CO3 माइनस 2 की बात करूं, इन 1 CO3 माइनस 2 नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक CO3 माइनस 2 के अंदर, तो कार्बन से तो कितने मिल रहे हैं, 6 प्रोटॉन मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन से कितने मिल रहे हैं, 8 प्रोटॉन मिल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितने, 3 हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा, 30 प्रोटॉन है किसमें, एक CO3 माइनस 2 में। और इसी प्रकार क्योंकि न्यूट्रॉन के लिए भी सेम कैलकुलेशन है, तो इन 1 CO3 माइनस 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, ये 6 प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएंगे, 30 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो एक CO3 माइनस 2 में 30 तो प्रोटॉन है और 30 माइनस तो इंक्लूड नहीं होगी क्या, माइनस कौन सा, ऊपर पावर दे रखी है ना वो, माइनस वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो वो हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में ऐड कर लिया था ना, अच्छा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उनकी बात हो रही है। प्रोटॉन तो उतने ही रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही रहे जितने होने चाहिए थे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 30 तो प्रोटॉन है, 30 न्यूट्रॉन है, इसलिए जो हमारे आयंस थे, टोटल कितने आयंस थे, नंबर ऑफ आयंस 1.204 × 10⁻²4, इसलिए नंबर ऑफ, इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये देखते हैं तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि 30 इंटू क्या करेंगे, 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.204, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आयंस जो कितने आए थे, 1.204 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पावर इधर दे देंगे, ये आ जाएगा 126.3.162 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इतने आ जाएगी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हमारा यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो देखो इसमें 8 क्वेश्चन थे, या 8 के 8 क्वेश्चन इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। तो मोल कंसेप्ट है बहुत छोटा सा, पर इसके क्वेश्चंस की वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत तरह तरह की वैरायटी यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। क्लियर है ये चीज़? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए इस एक क्वेश्चन के लिए। आई बात समझ में? तो ये होता है, हाँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देना सर। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दें, चलो होमवर्क के लिए और क्वेश्चन दे देते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अपने आप में सेल्फ प्रैक्टिस करना। तो आपको क्या पता लगाना है, इन मान लो इन 56 ग्राम, या फिर 56 नहीं 54 ग्राम, मैं लेता हूँ 51 ग्राम, 51 ग्राम NH3 लिया है, ठीक है। इन 51 ग्राम NH3 में कैलकुलेट ऑल पार्ट्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना जिसमें मैंने 8 क्वेश्चंस बनाए थे, तो वो सारे पार्ट क्या करने हैं आपको इसके लिए कैलकुलेट करने हैं 51 ग्राम NH3 के लिए, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। और इसमें 8 पार्ट में एक पार्ट और ऐड करना है ना, मैं नवा पार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें आपको जो वॉल्यूम एट STP भी निकालना पड़ेगा। आप इसमें ये भी निकाल लेना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP पर गैस का आयतन ज्ञात करो। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें ऐड कर लेना, नवा क्वेश्चन। जो 8 पार्ट हैं वो तो ये कि यही रखना, इसमें नंबर ऑफ CO3 माइनस 2 की जगह आ जाएगा NH3, नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टोटल चार्ज ऑन सैंपल,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और वॉल्यूम ऑफ गैस। ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये होमवर्क में एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सारे पार्ट्स प्रीवियस क्वेश्चन के इसमें करने हैं और एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड कर लेना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। मतलब ये जो सैंपल होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल, ठीक है, ये जो सैंपल है हमारा 51 ग्राम का, इस सैंपल का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लेना। बाकी सेम सेम वैसा का वैसा ही जो 8 पार्ट थे वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट मैं लेता हूं एक और इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है एक्स की तरह डिनोट करने वाला, लेकिन इसको बोलते हैं काय, ऐसे काय बोलते हैं, है ना, बोई काटियो। तो काय जो होता है इसे बोला जाता है इसको, या एक्स भी बोल सकते हो, और इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। एक कुंग फू पांडा मूवी थी, उस कुंग फू पांडा में जो डॉन होता है, विलेन होता है, उसका भी नाम होता है ना काय। तो ये काय नाम होता है मोल फ्रैक्शन का, प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं इसको। और मोल फ्रैक्शन होता क्या है ये समझने वाली बात है। अगर मान लो कोई एक सैंपल लिया जाए हमारा, उस सैंपल के अंदर कोई मिक्सचर मौजूद है जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। मान लो एक सैंपल लिया, उस सैंपल में अलग अलग कंपोनेंट है, ए भी मौजूद है उसमें, बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है। अगर ए के नंबर ऑफ मोल्स को मैं Na बोलता हूँ, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने Na है, बी के नंबर ऑफ मोल्स Nb है और सी के नंबर ऑफ मोल Nc है। यहाँ पे Na Nb Nc क्या है? Na Nb और Nc क्या है? नंबर ऑफ मोल्स फॉर ए बी एंड सी। ये ए बी और सी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, Na Nb Nc। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ए के मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं काई ए, तो काई ए को डिफाइन करते हैं ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है मिक्सचर के Na प्लस Nb प्लस Nc, उसका डिवाइड कर देते हैं। तो किसी एक कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? उस कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल। ये तो हो जाएगा काई ए। काई बी, अगर मैं बी के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो ऊपर तो आ जाएगा बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा ए के नंबर ऑफ मोल्स, बी के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सी के नंबर ऑफ मोल्स। और मैं काई सी की बात करूं तो ये हो जाएगा एन सी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो यहां से जो काई का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, एक्चुअल में क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ कंपोनेंट divided by total number of moles of mixture divided by total number of moles of mixture, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा उस पर्टिकुलर घटक के मोल ऊपर तो आ जाएगा उस घटक के मोल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा मिश्रण के मोल, जो कुल मोल हैं टोटल मिश्रण के, वो मोल आ जाएंगे। तो ए के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc आ जाएगा। सी के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपन डिवाइड कर देते हैं किसमें? जिस कंपोनेंट के हमें मोल्स निकालने हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना, अगर मैं काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी को ऐड कर देता हूँ तो हम किसको ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस काई बी क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nc अपॉन हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं Na प्लस Nb प्लस Nb प्लस Nc कॉमन ले लेता हूँ। Na प्लस Nb प्लस Nc को नीचे एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाला ये आ जाएगा Na प्लस ये आ जाएगा Nb प्लस ये आ जाएगा Nc।
तो आप यह देख सकते हो Na प्लस एन बी प्लस एन सी ऊपर और नीचे सेम हो गया, तो इनको सेम को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी कि अगर आप काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी को ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, उनका समेशन 1 मिल जाएगा। यानी कि एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो क्या देता है आपको, 1 देता है, यूनिटी देता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ का कि फॉर ए मिक्सचर सम ऑफ all mole fractions is always equal to 1। एक मिश्रण के लिए उसके सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। ठीक है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का समेशन है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। आई बात समझ में? तो मोल फ्रैक्शन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, इसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन होम प्रैक्टिस के तौर पे दे देता हूँ। क्वेश्चन है कि इन ए मिक्सचर, एक कोई मिक्सचर लिया, उसमें जो नाइट्रोजन मौजूद थी, नाइट्रोजन तो है कोई 56 ग्राम, एक मिक्सचर में नाइट्रोजन मौजूद है, और ऑक्सीजन मौजूद है कोई मान लीजिए 30, यहाँ पे ऑक्सीजन 16 ग्राम मौजूद है। ठीक है, तो उस मिक्सचर के लिए आपको काई ऑफ नाइट्रोजन निकालना है और काई ऑफ ऑक्सीजन निकालना है कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो ये क्वेश्चन आपको होम प्रैक्टिस पे करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करना होम प्रैक्टिस पे कि एक मिक्सचर लिया जिसमें नाइट्रोजन 56 ग्राम मौजूद है, ऑक्सीजन 16 ग्राम मौजूद है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा तरीका होगा करने का। हमें पहले तो निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। पहले तो आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। फिर अगर काई N2 निकालना है तो ऊपर तो आ जाएंगे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स और नीचे आ जाएंगे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो ऊपर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा और ऐसे ही क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में भी लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार आप घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में ये अपन क्वेश्चन और लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन। और ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, क्लास का टाइम हो गया।